टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप देख ही रहे हैं, वैदेशिक क्षेत्र, व्यापार और भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन को बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP भी कहा जाता है। सवाल उठता है कि आखिरकार BOP की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वैश्विक बाजार में 88% जो सेटलमेंट होता है, निपटान होता है, वो डॉलर में ही होता है। साल के अंत में हर देश की सरकार जानना चाहेगी कि निवल क्या हुआ, नेट क्या हुआ, डॉलर का अंतर प्रवाह ज्यादा हुआ कि डॉलर का बहिर्प्रवाह ज्यादा हुआ। भुगतान संतुलन जो बनाया जाता है, अगर विशेषता बात करें तो एक वर्ष के लिए, एक विशेष वर्ष के लिए बनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ समस्त आर्थिक लेन देन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर निर्यात और आयात का मतलब यही समझना है, डॉलर का इनफ्लो हो रहा है तो निर्यात देश में, और डॉलर का बहिर्प्रवाह हो रहा, आउटफ्लो, तो आयात हो रहा है। जो हमारे देश के लोग बाहर जाकर काम करके हमारे देश में पैसा भेजते हैं, इसको प्राइवेट रेमिटेंस या निजी प्रेषण भी कहा जाता है। नमस्कार और सबको बहुत बहुत बधाई हो, स्वागत है आप सभी का इस इनिशिएटिव में, जहां आप फ्री में सारा तैयारी 2026 के लिए कर रहे हैं, जिसको संभव इनिशिएटिव या संभव बैच कहा गया। तो चलिए, संभव बैच के अब मैं 14 नंबर क्लास 14 नंबर क्लास में आ चुका हूँ। इसके बाद केवल एक क्लास और बाकी रहेगा, इकोनॉमी का, ठीक है। एंड द टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप देख ही रहे हैं, वैदेशिक क्षेत्र, व्यापार और भुगतान संतुलन और भुगतान संतुलन, ठीक है। याद रखना, ये टॉपिक पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आता है कि भुगतान संतुलन। अगर बात करें भुगतान संतुलन की, अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। BOP, भुगतान संतुलन को बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP भी कहा जाता है। सवाल उठता है कि आखिरकार BOP की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना बहुत ध्यान से। हर देश का अन्य सभी देशों के साथ व्यापार होता है, आर्थिक लेन देन होता है। अब इस आर्थिक लेन देन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, या तो देश में डॉलर, या अगर बात करें देश में क्या होगा, डॉलर, है ना, डॉलर या डॉलर का क्या होगा, इनफ्लो होगा, अंतर प्रवाह होगा, अंतर प्रवाह। जैसे अगर मान लो मैंने ये पेन का निर्यात किया बाहर, तो मानी सी बात है, मुझे डॉलर मिलेगा बदले में, अगर मैं विदेश में निर्यात कर रहा हूं तो, ठीक है। और या तो क्या होगा, डॉलर का क्या होगा, बहिर्प्रवाह, आउटफ्लो, होगा। तो दो ही चीज होगा, दो ही केस, या तो डॉलर का अंतर प्रवाह होगा और या तो डॉलर का क्या होगा, बहिर्प्रवाह होगा। अंतर प्रवाह इनफ्लो या डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा, कोई भी आर्थिक लेन देन होगा। जैसे मान लो देश निर्यात कर रहा है, तो निर्यात कर रहा है तो डॉलर का क्या होगा, अंतर प्रवाह होगा। आयात कर रहा है तो डॉलर या विदेशी मुद्रा का क्या होगा, बहिर्प्रवाह होगा। अब बोलोगे सर डॉलर ही क्यों, इसलिए क्योंकि वैश्विक बाजार में 88% जो सेटलमेंट होता है, निपटान होता है, वो डॉलर में ही होता है। इसीलिए डॉलर भुगतान संतुलन हमेशा डॉलर मुद्रा में बनाया जाता है, ठीक है। डॉलर को ही मानक करेंसी के रूप में देखा जाता है। अब साल के अंत में हर देश की सरकार जानना चाहेगी
कि निवल क्या हुआ, नेट क्या हुआ, डॉलर का अंतर प्रवाह ज्यादा हुआ कि डॉलर का बहिर्प्रवाह ज्यादा हुआ। और इसको केवल और केवल कहां से पता लगाया जा सकता है, नेट को कहां से पता लगाया जा सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से। बहुत ध्यान से समझना। हर देश की सरकार का या हर देश साल भर विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करता है या आर्थिक लेन देन करता है। अब इस आर्थिक लेन देन के फलस्वरूप या तो देश में डॉलर का अंतर प्रवाह होगा या देश से डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा। साल के अंत में वो जरूर जानना चाहेगा देश की सरकार कि निवल क्या हुआ, नेट क्या हुआ, डॉलर का अंतर प्रवाह या डॉलर का बहिर्प्रवाह। इसे केवल भुगतान संतुलन से ही ज्ञात किया जा सकता है। तो इसीलिए भुगतान संतुलन की अगर मैं परिभाषा, अब तो भुगतान संतुलन क्या है समझ में आया, क्यों भुगतान संतुलन जरूरी है। अब अगर मैं भुगतान संतुलन की परिभाषा की बात करूं, क्या होता है, जिस पर 2013 में सवाल भी है कि किसी एक देश का अन्य सभी देशों के साथ, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ये परिभाषा एकदम याद रखना, किसी भी एक देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। किसी एक देश का, साथ साथ परिभाषा याद करो, किसी एक देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। अब मतलब समझना यहां पर कि यहां क्या देख रहे हैं। पहला बात है कि वित्तीय वर्ष, यानी भुगतान संतुलन जो बनाया जाता है, अगर विशेषता बात करें तो एक वर्ष के लिए, एक विशेष वर्ष के लिए बनाया जाता है, एक विशेष वर्ष के लिए बनाया जाता है। नंबर 1 विशेषता। नंबर टू, इसे हमेशा डॉलर मुद्रा में बनाया जाता है, डॉलर मुद्रा में। क्यों, इसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि हर देश को भुगतान संतुलन बनाकर, हर देश का जो केंद्रीय बैंक है वो भुगतान संतुलन बनाता है। जैसे भारत में आरबीआई बनाएगा, और भुगतान संतुलन को बनाकर वो क्या भेजता है, आईएमएफ के पास भेजता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भेजता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ पूरे विश्व का भुगतान संतुलन बनाता है मिला करके। अब सोचो, जापान येन में भेज दे, भारत रुपया में भेज दे, चीन युआन में भेज दे, तो भुगतान संतुलन बनाना उसके लिए बड़ा कठिन होगा। इसीलिए वो पहले ही बोल देता है देश के केंद्रीय बैंक को कि आप इसको डॉलर मुद्रा में बना कर दीजिए, आप अपनी मुद्रा को डॉलर मुद्रा में व्यक्त करके दीजिए। ठीक है, तो डॉलर मुद्रा में बनाया जाता है। फिर क्यों इसको व्यवस्थित लेखा जोखा कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका जो प्रारूप है, जो ढांचा है, वो कौन बनाता है, वो आईएमएफ बनाता है, जो सभी देशों के लिए एक समान होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि भुगतान संतुलन को बनाने का काम किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। जैसे भारत में कौन करता है, आरबीआई करता है। लेकिन भुगतान संतुलन का जो ढांचा है, जो प्रारूप है, ठीक है, प्रारूप बनाने का काम कौन करता है, वो आईएमएफ द्वारा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठाना। तो फिर अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन क्या है, एक बार मैं हटा रहा हूं, ध्यान से बताओ क्या है परिभाषा। किसी एक देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। और अगर मैं बात करूं भुगतान संतुलन हमेशा किस मुद्रा में बनाया जाता है, डॉलर मुद्रा में बनाया जाता है। भुगतान संतुलन को बनाने का काम कौन करता है, देश का केंद्रीय बैंक। और भुगतान संतुलन का प्रारूप कौन बनाता है, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और भुगतान संतुलन 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं बात करूं कि यहां समस्त आर्थिक लेन देन का मतलब क्या है, यहां समस्त आर्थिक लेन देन का मतलब क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 2012 में यूपीएससी ने यहां से सवाल पूछा, कैसे, बात को समझना। यहां आर्थिक लेन देन का मतलब है, आर्थिक लेन देन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसका मतलब है आर्थिक लेन देन का मतलब यहां पर समझना, मतलब है निर्यात और आयात, निर्यात और आयात। डन। यहां निर्यात का मतलब क्या है, डॉलर का इनफ्लो, अंतर प्रवाह, डॉलर का क्या है, अंतर प्रवाह है। और आयात का मतलब क्या है, आयात इंपोर्ट का मतलब है डॉलर का बहिर्प्रवाह, डॉलर का आउटफ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो विदेशी जो पर्यटक हैं वो भारत में ताजमहल देखने के लिए आए, फिर से बोल रहा हूं, जो विदेशी पर्यटक हैं वे भारत में ताजमहल देखने के लिए आए। अब बताओ जरा सोचकर, ये निर्यात है या आयात है, क्या आयात, खोचू निर्यात है, क्योंकि देश में डॉलर आ रहा है। मान लो मैं यहां से सिंगापुर घूमने के लिए गया, सिंगापुर घूमने के लिए गया, तो बताओ, हाँ तो आयात है, क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रवाह। तो यहां पर निर्यात और आयात का मतलब यही समझना है, डॉलर का इनफ्लो हो रहा है तो निर्यात देश में, और डॉलर का बहिर्प्रवाह हो रहा, आउटफ्लो, तो आयात हो रहा है। एकदम समझ में आया। और याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो तुम्हारे और मेरे बीच कोई आर्थिक लेन देन हो रहा है, तो घरेलू देश में दो लोगों के बीच में हो रहा है, ये भुगतान संतुलन में नहीं आएगा। भुगतान संतुलन में कौन सा लेन देन आएगा, वही आर्थिक लेन देन आएगा जो निवासी और गैर निवासी के बीच में हो। माने एक अगर भारत के संदर्भ में बात है तो एक भारत का व्यक्ति या कंपनी हो, तो दूसरा बाहर का व्यक्ति या कंपनी होना चाहिए। उन्हीं दोनों का लेन देन भुगतान संतुलन में आता है। तो अब बताओ भुगतान संतुलन का इतना बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, कि भुगतान संतुलन की आवश्यकता क्यों है ना, भुगतान संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्लियर है। भुगतान संतुलन क्या है ना, और भुगतान संतुलन की विशेषता क्या है, एकदम क्लियर। अब जरा बात को समझना, मैं 2 वर्ड लेता हूं, एक लेता हूं व्यापार संतुलन, इसको कहते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरा है भुगतान संतुलन, BOP। समझना, 2 शब्द मैंने लिखा है, एक मैंने शब्द लिखा है व्यापार संतुलन, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक मैंने लिखा है भुगतान संतुलन, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जरा समझना अच्छे से, अगर मैं बात करता हूं व्यापार संतुलन की, तो व्यापार संतुलन का संबंध केवल वस्तु के आयात निर्यात से होता है।
वस्तु, याद रखना, आयात, मर्चेंडाइज के आयात निर्यात से होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक ही जैसा लग रहा है, इसको ऐसा कर देता हूं, वस्तु के, हटा देता हूं, गिच पिच हो रहा है, वस्तु के आयात निर्यात से। याद रखना, इसमें सेवा को शामिल नहीं किया जाता, केवल वस्तु के आयात निर्यात से। याद रखना, सेवा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। फिर से बोल रहा हूं, व्यापार संतुलन में का संबंध, बीओटी का संबंध केवल वस्तु के आयात निर्यात से है, इसमें सेवा के आयात निर्यात को शामिल नहीं किया जाता। डन। और व्यापार संतुलन 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है व्यापार आधिक्य, सरप्लस। और सरप्लस कब होगा? जब निर्यात ज्यादा हो जाए वस्तु का आयात से ज्यादा, यानी डॉलर का अंतर प्रवाह उसके बहिर्प्रवाह से ज्यादा हो जाए। फिर संतुलित व्यापार, जहां निर्यात और आयात दोनों बराबर हो जाए। निर्यात और आयात दोनों बराबर हो जाए। और तीसरा व्यापार घाटा, जहां आयात ज्यादा हो जाए निर्यात से, यानी आउटफ्लो जो है, डॉलर का आउटफ्लो है, वो इनफ्लो से ज्यादा हो जाए। डन। समझ में आ रहा है? याद रखना, भारत का व्यापार ज्यादातर घाटे का ही होता है। अगर भारत के वस्तु के व्यापार की बात करें, भारत के वस्तु के व्यापार, वस्तु का व्यापार हमेशा हमेशा घाटे का होता है, क्योंकि हम आयात अधिक करते हैं निर्यात की तुलना में। हमारा आयात मूल्य ज़्यादा होता है, जैसे कच्चा माल है, जैसे कच्चा तेल है, सॉरी, फिर जैसे सोना है, रसायन है, उर्वरक है, हम इसका भारी मात्रा में आयात करते हैं, भारी मात्रा में आयात करते हैं। तो हमारा आयात वस्तु का ज़्यादा होने के कारण वस्तु के संदर्भ में भारत का व्यापार घाटा ही होता है। जबकि अगर बात करें भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन में हम क्या देखते हैं, इसमें हम दृश्य भी शामिल करते हैं और अदृश्य भी शामिल करते हैं। यानी यहाँ पर वस्तु और सेवा दोनों का व्यापार शामिल होता है, दोनों का आयात और निर्यात, दोनों का आयात और निर्यात शामिल होता है। इसीलिए तो कौन ज्यादा व्यापक है? भुगतान संतुलन। किसकी तुलना में? व्यापार संतुलन की तुलना। ये भी कह सकते हो कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा व्यापक और ज्यादा पारदर्शी है। कौन? भुगतान संतुलन। किसकी तुलना में? व्यापार संतुलन की तुलना। डन। अगर मैं भारत के व्यापार के संदर्भ में बात करूं, भारत का व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार, तो समझना बहुत ध्यान से कि अगर वस्तु का व्यापार देखें तो ये हमेशा घाटे का होता है, यानी डॉलर का बहिर्प्रवाह ज्यादा होता है। वहीं अगर बात करें सेवा का व्यापार, हम सेवा का भी विदेशों में व्यापार करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बहुत निर्यात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, आधिक्य का होता है, हमेशा सरप्लस होता है, क्योंकि हम निर्यात ज्यादा करते हैं सेवा में, आयात कम करते हैं। तो अंततः
अंततः भारत का विदेशी व्यापार, भारत का, ये 2020 का सवाल है यूपीएससी का, विदेशी व्यापार, अब बताओ क्या होगा। ये हुआ घाटा मतलब माइनस, ये हुआ प्लस। तो आपको लगता होगा प्लस का होता है, नहीं, अंततः वो घाटे का ही होता है, माइनस ही होता है। क्यों माइनस? क्योंकि हमारा वस्तु का व्यापार घाटा इतना बड़ा होता है कि वो सेवा के आधिक्य से पूरा ही नहीं हो पाता, और इसीलिए सेवा के संदर्भ में भारत का विदेशी व्यापार आधिक्य होने के बावजूद भी अंततः भारत का विदेशी व्यापार घाटे का ही होता है। क्या होता है? घाटे का ही होता है। एकदम क्लियर भारत का विदेशी व्यापार? बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा कि भुगतान संतुलन 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। डन। अब भुगतान संतुलन यानी बीओपी जो है, भुगतान संतुलन में 2 खाता होता है, 2 अकाउंट होता है। कौन कौन सा? एक होता है चालू खाता, करंट अकाउंट, और दूसरा होता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से समझना, भुगतान संतुलन दो खातों से मिलकर बनता है। पहला चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। डन। पहला चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता की बात करें, अगर चालू खाता, तो दोनों खाता में कौन कौन से मद शामिल होते हैं, अलग से मैं चालू खाता की बात करूंगा, लेकिन अभी यहां बहुत जरूरी है कि दोनों खातों में मद कौन कौन से होते हैं। तो ये दिमाग में बैठाना कि चालू खाता में 2 मद होते हैं, दृश्य मद विजिबल और अदृश्य मद इनविजिबल। दृश्य मद का मतलब होता है जो केवल वस्तु के आयात निर्यात से संबंधित है, वस्तु के आयात और निर्यात से संबंधित है। जबकि अगर हम सेवा की बात करें तो अदृश्य में सेवा का आयात निर्यात, सेवा का व्यापार शामिल है। फिर इसमें ब्याज भी है, लाभांश भी है, आय भी होता है, और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो इसमें हम हस्तांतरण भी देखते हैं, ट्रांसफर, जो एक तरफा होता है। जैसे इसमें आता है हस्तांतरण में उपहार है, अनुदान है, और निजी प्रेषण यानी प्राइवेट रेमिटेंस भी है। जो हमारे देश के लोग बाहर जाकर काम करके हमारे देश में पैसा भेजते हैं, इसको प्राइवेट रेमिटेंस या निजी प्रेषण भी कहा जाता है, प्राइवेट रेमिटेंस। और वहीं अगर पूंजी खाता की बात करें तो पूंजी खाता में 3 मद होता है, ध्यान रखना। एक होता है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें एफडीआई और एफपीआई शामिल होता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक होता है विदेशी ऋण, फॉरेन डेट, विदेशों से लिया गया ऋण, और एक होता है विदेशी परिसंपत्ति। दोनों के मद अलग अलग हैं, आइटम्स अलग अलग हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देख लो इन आइटम्स को। तो मेरे ख्याल से भुगतान संतुलन के चालू खाता और पूंजी खाता अगर दोनों समझ में आ गया, तो हम लोग अब खातों में क्या क्या मद शामिल करते हैं, तो फिर हम लोग बात करते हैं चालू खाता की। करंट अकाउंट।
बहुत ध्यान से समझना कि चालू खाता भुगतान संतुलन का अल्पकालिक खाता होता है। क्यों अल्पकालिक? क्योंकि यहां उन मदों को शामिल किया जाता है जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम की होती है। ज़्यादातर वही मद होते हैं, वही आइटम्स इसमें होते हैं। और चालू खाता में 2 प्रकार के मद होते हैं, याद रखना। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मद, दृश्य मद और अदृश्य मद। दृश्य मद और अदृश्य मद। अच्छा, मैंने यहां पर दोनों जगह क्यों लिखा? हाँ, एकदम सही समझिए। यहां इनफ्लो हो रहा है डॉलर का और यहां आउटफ्लो हो रहा है, तो मद दोनों में एक जगह होगा। डॉलर का अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह, ठीक है। अंतर प्रवाह को, इनफ्लो को प्लस लिख सकते हैं, आउटफ्लो को माइनस लिख सकते हैं। तो दृश्य में क्या आएगा? वस्तु का निर्यात आयात, वस्तु का व्यापार, यहां भी आएगा वस्तु का व्यापार, और अदृश्य में क्या आएगा? सेवा का व्यापार, ब्याज, ब्याज, लाभांश और आय, और यहां आएगा हस्तांतरण, जिसमें उपहार, अनुदान और निजी प्रेषण दोनों शामिल हैं। निजी प्रेषण भी यहां भी आएगा। सेवा का व्यापार, मतलब हो सकता है यहाँ निर्यात आ जाए तो यहाँ आयात आ जाएगा। फिर ब्याज, लाभांश, आय, और तीसरा हस्तांतरण। बहुत ध्यान से समझना। चालू खाता में डॉलर का अंतर प्रवाह भी होता है और बहिर्प्रवाह भी। और बहुत ध्यान से समझना, अगर हम वस्तु के व्यापार के संदर्भ में माने तो हमें पता है कि डॉलर का बहिर्प्रवाह अधिक होता है, क्योंकि व्यापार घाटा अधिक है, हमारा आयात ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ हमेशा क्या रहता है? देखा जाए तो निगेटिव रहता है, ये हमेशा निगेटिव रहता है। नेट की बात करते हैं, नेट की बात करें तो ये क्या दिखता है? ये निगेटिव ही दिखता है वस्तु के संदर्भ में। अदृश्य में ध्यान रखना कि अदृश्य में सेवा का व्यापार की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव में दिखता है। सेवा, क्योंकि सेवा में हम निर्यात ज़्यादा करते हैं आयात की तुलना में। लेकिन ब्याज, लाभांश, आय की बात करते हैं। ब्याज समझना, अगर सरकार बाहर से उधार ले रही है तो सरकार को ब्याज चुकाना पड़ेगा। या मान लो कोई निजी कंपनी उधार ले रही है तो निजी कंपनी को बाहर उधार ब्याज चुकाना पड़ेगा। उल्टा, सरकार विदेशों में या निजी कंपनी विदेशों में उधार दे रही है तो ब्याज प्राप्त होगा। सोच कर देखो, सरकार या निजी कंपनी उधार देती ज़्यादा है कि लेती ज़्यादा है? लेती ज़्यादा है, इसीलिए ब्याज हमेशा नेगेटिव में होता है, बहिर्प्रवाह। अब सोचो ठीक इसी प्रकार कि बाहर की कोई कंपनी भारत में आय अर्जित कर रही है, या भारत की कोई कंपनी बाहर आय अर्जित कर रही है, लाभ कर रही है, तो लाभांश मिलेगा। अब भारत को लाभांश ज़्यादा मिलता है, लाभ का हिस्सा, कि भारत को देना पड़ता है, बाहर देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में हैं, ठीक है। सॉरी। तो अगर हम ब्याज, लाभांश, आय की बात करें तो हमेशा हमारा ये नेगेटिव होगा, यानी डॉलर का हमेशा बहिर्प्रवाही होता है। याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हस्तांतरण की बात करें, जिसमें उपहार है कि उपहार से कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ अनुदान से प्राप्त हो रहा है, या हम उपहार बाहर दे रहे हैं,
इसमें एक आता है निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस, और मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है इसको कि भारत निजी प्रेषण के मामले में विश्व में पहला देश है, सबसे बड़ा देश है। हमें ज़्यादा, फिर हमारे बाद मैक्सिको को 130 बिलियन डॉलर का हमें निजी प्रेषण इस साल प्राप्त हुआ है, जो अब अमेरिका से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास निजी प्रेषण मतलब, निजी प्रेषण का मतलब प्राइवेट रेमिटेंस की, भारत का कोई नागरिक अगर विदेश में जाकर आय अर्जित कर रहा है और वो धन भारत में भेज रहा है तो उसको हम निजी प्रेषण या प्राइवेट रेमिटेंस ही कहेंगे। तो हम उसको निजी प्रेषण या प्राइवेट रेमिटेंस ही कहेंगे, ठीक है। और भारत निजी प्रेषण के मामले में अब पहले स्थान पर ही है, और हमारा सबसे ज़्यादा निजी प्रेषण पहले खाड़ी देशों से आता था, लेकिन अब ज़्यादा अमेरिका से आता है, 27%। इसीलिए तो अमेरिका वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आया है कि अब भैया इस निजी प्रेषण पर हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। सब करंट अफेयर समझ में आ रहा है। अब जरा यहाँ देखो, तो हस्तांतरण के मामले में भारत हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, हम हमेशा प्राप्त करते हैं और एक तरफा होता है। अब अगर हम माइनस और प्लस की बात करेंगे तो ध्यान रखना उस आधार पर, यानी डॉलर का अंतर प्रवाह और डॉलर के बहिर्प्रवाह के आधार, डॉलर का अंतर प्रवाह भी हो रहा है और चालू खाता में डॉलर का बहिर्प्रवाह भी हो रहा है। उस आधार पर अगर हम चालू खाता की बात करें, करंट अकाउंट की बात करें, चालू खाता की बात करें, करंट अकाउंट की, तो ये दो प्रकार का हो सकता है। क्या? एक हो सकता है CAS, CAD। CAS मतलब करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस, चालू खाता आधिक्य, और CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। चालू खाता घाटा। डन। करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, एकदम बताओ। डॉलर का इनफ्लो है, ये ज़्यादा हो जाए आउटफ्लो से, या कह सकते हैं कि निर्यात ज़्यादा हो जाए आयात से, तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा, और करंट अकाउंट सरप्लस से हमारा क्या बढ़ेगा जल्दी बताओ, फॉरेक्स बढ़ेगा, हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं चालू खाता घाटा। ये कब होगा भाई, सिंपल, डॉलर का बहिर्प्रवाह उसके अंतर प्रवाह से अधिक हो जाए, डॉलर का बहिर्प्रवाह उसके अंतर प्रवाह से अधिक हो जाए। डन। और दूसरा, आयात ज़्यादा हो जाए निर्यात की तुलना में, आयात ज़्यादा हो जाए निर्यात की तुलना में, तो इसको क्या कहाएगा, चालू खाता घाटा कहा जाएगा, चालू खाता घाटा कहा जाएगा। और कहीं ना कहीं चालू खाता घाटा से फॉरेक्स क्या होगा, फॉरेक्स कम होगा, क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रवाह हो रहा है, डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में ज़्यादातर चालू खाता घाटा की ही स्थिति देखी जाती है।
ये नहीं कह सकते हैं कि चालू खाता आधिक्य की स्थिति नहीं होती, होती है बहुत कम समय में, जब अचानक से हमारा निर्यात बढ़ जाए या हमारा आयात कम हो जाए। लेकिन ज़्यादातर भारत में जो स्थिति होती है वो चालू खाता घाटे की होती है। किसकी होती है? करंट अकाउंट डेफिसिट की होती है। ठीक है ना? तो भारत में अधिकांश स्थिति हम क्या देखते हैं? अधिकांश स्थिति हमको CAD का दिखाई देता है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का दिखाई देता है। जब आयात ज़्यादा हो जाए निर्यात की तुलना में, और जब डॉलर का बहिर्प्रवाह, बोलो बोलो बोलो, अंतर प्रवाह इनफ्लो से ज़्यादा हो जाए। शाबाश, वेरी गुड। तो उसको हम क्या कहेंगे? चालू खाता घाटे की स्थिति कहेंगे। डन। अब सवाल उठता है कि चालू खाता घाटा क्या है? तो हमको पता है चालू खाता घाटा क्या है। हम जानते हैं नंबर 1 कि आयात निर्यात से ज़्यादा हो गया है और डॉलर का बहिर्प्रवाह उसके अंतर प्रवाह से अधिक हो जाए, तो हम चालू खाता घाटे की स्थिति जानते हैं। चालू खाता घाटा, भारत में तो अधिकांश चालू खाता घाटा होता है। इसको GDP के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है, GDP के प्रतिशत के रूप में। और भारत का जो चालू खाता घाटा अभी वर्तमान में GDP का 1% है, लगभग 1% में है। हालांकि अब ये बढ़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है बहुत सारा, तो इससे क्या हो गया, हम अमेरिका को निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। हमारा निर्यात क्या हुआ है? कम हुआ है, और हमारा आयात और महंगा हो गया है। तो इससे क्या हो गया, हमारे चालू खाता घाटा और बढ़ेगा, बलून होगा। कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि हम अब रूस से तेल नहीं ले पाएंगे। तो जब बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हमारा चालू खाता घाटा और बलून होगा और बढ़ेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो GDP के प्रतिशत के रूप में 1%। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अच्छा इसको, ये अधिकतम सीमा कितना होना चाहिए? अधिकतम याद रखना, अधिकतम जो है वो GDP का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी देश के लिए, भारत के लिए तो खासकर, नहीं तो नुकसान करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चालू खाता घाटा को, यानी 2 घाटा, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा, याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दोनों को मिलाकर जुड़वा घाटा कहा जाता है। ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। क्यों जुड़वा घाटा कहा जाता है? पहले तो ये याद करो, कौन कौन सा 2 घाटा जिसको जुड़वा घाटा कहा जाता है? कौन कौन सा 2 घाटा? चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों को जुड़वा घाटा यानी ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। दोनों को ट्विन डेफिसिट। क्यों ट्विन डेफिसिट? सिंपल, कि अगर एक घाटा बढ़ेगा, चालू खाता घाटा मान लो बढ़ेगा, तो उसके प्रभाव से राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। समझे? ठीक उल्टा, अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो उसके प्रभाव से चालू खाता घाटा भी बढ़ेगा। सर नहीं समझ में आ रहा, समझाता हूं, आओ समझाता हूं। ऐसे समझो, चालू खाता घाटा अगर मान लो ये बढ़ा, चालू खाता घाटा अगर ये बढ़ा, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है, सिंपल सा बात है कि आयात बढ़ रहा है किसकी तुलना में?
निर्यात की तुलना में। इसका मतलब है कि डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ रहा है, बहिर्प्रवाह बढ़ेगा, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ेगा। अब डॉलर ज्यादा निकल गया, क्या हो गया? रुपया। तो रुपए में क्या होगा? रुपए में मूल्यह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगा। और अगर रुपए में मूल्यह्रास होगा तो देश में क्या बढ़ेगा? तो आयात महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। और आयात महंगा होगा तो क्या बढ़ जाएगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी। देश में क्या बढ़ जाएगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगा, क्योंकि आयात महंगा हो गया। अब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो सरकार का सब्सिडी खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार वस्तु को सस्ता करके बेचेगी। और जब सब्सिडी खर्च बढ़ेगा तो कौन सा घाटा बढ़ेगा? कौन सा? राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखो। बताओ बताओ, ध्यान से बताओ। देखो, ध्यान से देखो। चालू खाता घाटा बढ़ा तो आयात बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा तो डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ेगा, डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ेगा तो रुपए में मूल्यह्रास होगा, रुपए में मूल्यह्रास होने पर आयात महंगा हो जाता है। और आयात महंगा हो गया, जब वस्तु को आप महंगा मंगा रहे हैं तो उससे बनी वस्तु भी महंगी बिकेगी 12,000 में। तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो सरकार का सब्सिडी खर्च बढ़ेगा, क्योंकि सरकार सस्ता बेचेगी उसको। तो ये सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ाएगा। सर ये तो एक हुआ। अगर राजकोषीय घाटा बढ़े तो समझना, राजकोषीय घाटा बढ़ा तो क्या होगा? सरकार का खर्च बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है, बाजार में मुद्रा बढ़ रहा है, तरलता बढ़ रहा है। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा। क्या वो सभी मांग का पूर्ति देश में घरेलू उत्पादन से होगा? नहीं, उसके लिए बाहर से आयात करना पड़ जाएगा। तो हमारा आयात बढ़ेगा, और आयात बढ़ा तो क्या बढ़ा? चालू खाता घाटा बढ़ा। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे राजकोषीय घाटा का बढ़ना भी चालू खाता घाटा को बढ़ा रहा है। बहुत ध्यान से देखो, मस्त है दोनों कंसेप्ट, एकदम कूदने लगोगे तुम लोग। देखो कूद गए, अरे कूद रहे हो, अरे समझ में आ गया, अरे 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 समझ में आ गया। उतार लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी लोगे। दोनों घाटा को क्यों ट्विन डेफिसिट कहा जाता है? जनरली किताबों में लिखा हुआ रहता है, लेकिन किसी से पूछो तो दोनों के बीच का संबंध ठीक से बता नहीं पाते वो। ठीक है ना? इसको कहते हैं इन डेप्थ स्टडी करना, इन डेप्थ करना। ठीक है, कि अगर मेंस में पूछे तो आप इसको लिख पाओ। ठीक है ना? डन। आगे बढ़े। अब जरा देखो, चालू खाता घाटा का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कैड का चालू खाता घाटा का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानी सी बात है, एकदम सही उत्तर तुम्हारे मुंह से निकल रहा है कि सर नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भी होता है प्रभाव और नकारात्मक भी होता है। कैसे? कैसे? सोचो। सिंपल सा बात है कि अगर हम केवल ज़्यादा उपभोग वस्तुओं का आयात करें, उपभोग वस्तु के आयात में वृद्धि हो जाए, कि जैसे कच्चा तेल है, जैसे खाद्य तेल है,
अगर हम इनके आयात में वृद्धि कर दें तो ये उपभोग वस्तुएं हैं, तो इनका आयात से अगर चालू खाता घाटा बढ़ता है, उपभोग वस्तु कंज्यूमेबल गुड्स होता है, कंज्यूमेबल गुड्स अगर बढ़ता है, उपभोग वस्तु के आयात से अगर चालू खाता घाटा बढ़ता है, तो हमेशा ये अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक होता है। किसके लिए? आपका डॉलर का बहिर्प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए आप बड़े बड़े मशीन मंगा रहे हैं, जिसको उत्पादक वस्तु कहते हैं, जिसको पूंजीगत वस्तु कहते हैं, जिसको मशीन या तकनीक कहते हैं। अगर आप उसको ज्यादा आयात कर रहे हैं और उससे चालू खाता घाटा बढ़ रहा है, तो वर्तमान में तो चालू खाता घाटा बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि देश की समृद्धि दर को बढ़ाएगा। समृद्धि दर यानी जीडीपी को बढ़ाएगा ये देश में भविष्य में। तो चालू खाता घाटा का सकारात्मक या नकारात्मक होना इस पर निर्भर करता है कि किन वस्तुओं के आयात बढ़ने से चालू खाता घाटा बढ़ा, उपभोग वस्तु की पूंजीगत वस्तु, ये इस पर निर्भर करता है। डन। और भारत के लिए दुर्भाग्य कि हम उपभोग वस्तु का बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। कच्चा तेल के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। दाल का भी हम आयात करते हैं। हम खाद्य तेल का तो बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। पाम ऑयल का तो खूब ज़्यादा इंडोनेशिया मलेशिया से आयात करते हैं। बड़ी बुरी हालत है। डन। सोने का हम आयात करते हैं, वो भी उपभोग वस्तु में आता है। अब जरा समझना, चालू खाता घाटा का बढ़ना, चालू खाता घाटा का बढ़ना अगर बढ़ रहा है तेजी से, तो कभी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं हो सकता। तो आखिर चालू खाता घाटा बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्यों चालू खाता घाटा बढ़ेगा? तो वो सभी कारण जिससे डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ रहा है, जैसे अगर बात करें रूस यूक्रेन युद्ध, नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा कारण है चालू खाता घाटा को बढ़ाने का, क्योंकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि, यूएसए द्वारा टैरिफ दरों में वृद्धि, फिर आयात में वृद्धि, आयात में वृद्धि, इससे भी डॉलर का बहिर्प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है जिससे अभी वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, चालू खाता घाटा बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि सर चालू खाता घाटा अगर बढ़ रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अगर हम बात करें कि अगर चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ रहा है तो इसका प्रभाव क्या होगा? पहला, डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ेगा। पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव फॉरेक्स क्या होगा? इससे फॉरेक्स कम हो जाएगा, फॉरेक्स में कमी। तीसरा, रुपए में मूल्यह्रास होगा। रुपए में मूल्यह्रास होगा तो हमारा आयात महंगा हो जाएगा, इससे हमारा व्यापार घाटा और बढ़ेगा।
इससे देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी अगर रुपए का मूल्यह्रास बढ़ेगा तो। इससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। सवाल ये उठता है कि सर वे कौन कौन से प्रयास हैं, वे कौन कौन से प्रयास हैं जिनके द्वारा चालू खाता घाटा को कम किया जा सकता है। वे कौन कौन से प्रयास हैं जिसके द्वारा चालू खाता घाटा को कम किया जा सकता है। ये मेंस का एक सवाल हो सकता है कि चालू खाता घाटा क्या होता है, इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इसको कम करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है। ठीक है ना। तो एक प्रयास है कि आप रुपए का अवमूल्यन कर दीजिए। हालांकि अवमूल्यन लाभकारी नहीं है, क्योंकि अवमूल्यन अगर होगा तो आपका आयात और महंगा हो जाएगा, व्यापार घाटा और बढ़ेगा। लेकिन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तुरंत अगर आपको करना है तो तुरंत आपको एक बार रुपए का तो अवमूल्यन करना पड़ेगा ताकि आपका निर्यात बढ़े। यानी आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉलर के अंतर प्रवाह में वृद्धि करना है तो आपको निर्यात को बढ़ाना है। निर्यात में वृद्धि हो, फिर विदेशी निवेश में वृद्धि हो, विदेशी निवेश में वृद्धि हो, क्योंकि विदेशी निवेश से डॉलर देश में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जितना डॉलर आएगा उतना ही चालू खाता घाटा कम होगा। ठीक है। विदेशी निवेश में वृद्धि हो, निर्यात में वृद्धि हो, निजी प्रेषण में वृद्धि हो, वृद्धि हो, एनआरआई जमाओं में वृद्धि हो। जितना एनआरआई जमा देश में आएगा, एनआरआई लोग देश में जमा करेंगे, उतना ही डॉलर का अंतर प्रवाह देश में बढ़ेगा। और जितना ये होगा उतना ही चालू खाता घाटा क्या होगा, चालू खाता घाटा उतना ही कम होगा। चालू खाता घाटा उतना ही कम होगा जितना हमें डॉलर के अंतर प्रवाह पर बात करना है। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि भुगतान संतुलन संकट क्या होता है। अगर बात करें तो भुगतान संतुलन की बात करते हैं, बीओपी। चालू खाता तो समझ में आ ही गया। तो भुगतान संतुलन बीओपी दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है। ये सकारात्मक नकारात्मक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये फेवरेबल होता है, अनुकूल फेवरेबल होता है और प्रतिकूल होता है, अनफेवरेबल होता है या नॉन फेवरेबल। अन या नॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल ही बोलते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। तो अनुकूल कब होगा, चालू खात बीओपी भुगतान संतुलन अनुकूल कब होगा। बहुत ध्यान से समझना कि जब चालू खाता घाटा, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। एक्चुअल में इसके पहले मैं एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, फिर ये आता हूँ, इसमें फिर दोबारा आएंगे। पहले इसको समझना कि चालू खाता घाटा के वित्तीयन के स्रोत, चालू खाता घाटा का वित्तीयन वित्तीयन का मतलब इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग। आखिर कैड का फाइनेंसिंग कहां से आता है। कैड घाटा तो हो गया, अब इस घाटे को पूरा कहां से किया जाता है। याद रखना कि चालू खाता घाटे के वित्तीयन का स्रोत हमेशा पूंजी खाता का आधिक्य होता है। पूंजी खाता का आधिक्य होता है। फिर से बोल रहा हूं, चालू खाता घाटे के वित्तीयन का स्रोत पूंजी खाता का आधिक्य होता है। क्या मतलब है सर, ध्यान से सुनना। चालू खाता जो है, चालू खाता ये आधिक्य हो सकता है। याद करो, कैश
घाटे का हो सकता है, याद करो कैड। लेकिन भारत का पूंजी खाता या पूंजी खाता हमेशा आधिक्य में होता है, हमेशा सरप्लस में होता है। मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एकदम। चालू खाता आधिक्य का भी हो सकता है और चालू खाता घाटे का भी हो सकता है, दोनों टर्न। लेकिन पूंजी खाता जो है वो हमेशा आधिक्य का होगा, ठीक है। तो चालू खाता घाटे के वित्तीयन का स्रोत हमेशा पूंजी खाता का आधिक्य होगा। याद करो, भुगतान संतुलन के दो खाते, चालू खाता और पूंजी खाता। और पूंजी खाता में क्या क्या आता है, याद करो, विदेशी निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी परिसंपत्ति। डन। तो वहां हमेशा डॉलर का अंतर प्रवाह ही ज्यादा होता है। अब आते हैं, जब इसको समझ गए, इसको समझ गए, अब जरा समझना। अच्छा, यहां एक चीज और समझाता हूं, और मजा आएगा। एक चीज और समझना, ऐसे समझो। मान लो कैड, अच्छा कैड को किससे पूरा किया जाता है, पूंजी खाता से। पूंजी खाता से पूरा किया जाता है, क्योंकि पूंजी खाता में तो हमेशा आधिक्य होता है। कैड हमेशा माइनस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, चालू खाता घाटा। पूंजी खाता हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि हमेशा आधिक्य में होगा। और आंसर अगर आपका आ गया प्लस, आंसर आपका प्लस में आ गया, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूं, मान लो कैड है आपका 20 करोड़ डॉलर और पूंजी खाता का आधिक्य है 30 करोड़ डॉलर। अब बताओ कितना आएगा आंसर। आंसर आएगा 10 करोड़ डॉलर और ये प्लस में आएगा। तो इसका मतलब है कि भुगतान संतुलन अनुकूल है, बीओपी अनुकूल है। माने चालू खाता घाटा होने के बावजूद भी, चालू खाता घाटा होने के बावजूद भी, माने के बावजूद भी हम लोग भुगतान संतुलन को फेवरेबल या अनुकूल कहते हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव sufficient amount of surplus in capital account and from that surplus of capital account the current account deficit can easily be balanced। आसानी से करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द कैपिटल अकाउंट सरप्लस। डन। अब यहां अब बैठे हुए कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, सर 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 एक बात बताइए, ठीक है ये भी तो हो सकता है कि आंसर माइनस में आए। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखो कैसे दांत निपोड़ रहे हैं। मैंने उल्टा कर दिए। सर मान लो ये 30 करोड़ डॉलर है चालू खाता घाटा, सर पूंजी खाता का आधिक्य मतलब 20 करोड़ है, बताइए। अब बताइए सर, आंसर तो -10 करोड़ आया, -10 करोड़ डॉलर आया। तब ऐसी स्थिति में जब पूंजी खाता का आधिक्य चालू खाता घाटा को पूरा नहीं कर पाता है, फिर से बोल रहा हूं, जब पूंजी खाता का आधिक्य चालू खाता घाटा को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर फॉरेक्स का सहारा लिया जाता है। फॉरेक्स से डॉलर को लिया जाता है, इससे फॉरेक्स कम भी होगा। डन। सर यहां बैठा हुआ फिर एक देखो बदमाश, फिर शुरू हुआ कि सर मान लीजिए फॉरेक्स भी कम पड़ जाए, मान लीजिए फॉरेक्स में केवल और केवल मान लीजिए 5 करोड़ डॉलर हो, तब सर बताओ। फिर आपका -5 करोड़ हो गया सर, -5 करोड़ डॉलर। अब बताओ सर, ऐसे केस में मान लिया जाता है कि क्या भुगतान संतुलन संकट आ गया है।
और जब माइनस होगा तो मान लिया जाता है कि भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया, तब फॉरेक्स का सहारा लिया जाएगा। और यहां मान लिया जाएगा कि भुगतान संतुलन संकट की स्थिति हो गई है, और भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में केवल आईएमएफ से उधार लिया जाएगा। आईएमएफ से उधार लेकर इसको पूरा किया जाता है, जो आईएमएफ का एक फंक्शन है कि आईएमएफ से उधार। तो ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, शायद अभी नहीं समझ में आया होगा। चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा के वित्तीयन का स्रोत पूंजी खाता का आधिक्य होता है। चालू खाता आधिक्य और कमी दोनों में हो सकता है, लेकिन पूंजी खाता हमेशा सरप्लस में होगा। अगर चालू खाता घाटा पूंजी खाता के आधिक्य से पूरा होता है तो भुगतान संतुलन अनुकूल है, चालू खाता घाटा के होते हुए भी। चालू खाता घाटा अगर पूंजी खाते के आधिक्य से पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है। और जब चालू खाता घाटा से फॉरेक्स भी पूरा नहीं हो पा रहा है, फॉरेक्स भी कम पड़ जा रहा है, तो फिर लास्ट स्टेज होता है आईएमएफ से उधार। तो ये याद रखना क्रम, पहले पूंजी खाता का आधिक्य का प्रयोग होता है, फिर कम पड़ जाए तो फॉरेक्स, नहीं तो अंतिम में बीओपी संकट हो गया, यानी हमको आईएमएफ से उधार ही लेना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है भारत में वर्ष 1990 में, जब हमारे देश में बीओपी संकट खड़ा हो गया था, क्राइसिस। क्योंकि 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ अमेरिका और इराक के बीच में, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बहुत तेजी से बढ़ गए और हमारा चालू खाता घाटा बहुत तेजी से बढ़ गया। दिक्कत क्या खड़ा हुआ कि उस समय हमारे देश का फॉरेक्स जो था वो केवल $1 बिलियन था। सोचो, जो आज $700 बिलियन है, केवल $1 बिलियन था। यानी ये केवल 7 दिन के आयात का था। इंपोर्ट कवर बात करें तो 7 डेज आयात के लिए केवल बचा हुआ था ही नहीं हमारे पास। तब हमें उस समय क्या करना पड़ा? हमें आईएमएफ से उधार लेना पड़ा, आईएमएफ से उधार लेना पड़ा। और आईएमएफ, याद रखना, केवल अपने सदस्य देश को ही उधार देता है और बीओपी संकट को दूर करने के लिए उधार देता है। ठीक है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव टू रिमेंबर और लर्न। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? और ये पता होना चाहिए कि किस तरह से चालू खाता घाटा काम करता है और कैसे भुगतान संतुलन अनुकूल और प्रतिकूल होता है, ठीक है? और आईएमएफ उसको कैसे ठीक करता है। डन? इतनी बात मैं समझा पाया आपको? क्या इतनी बात मैं आपको समझा पाया? चालू खाता घाटा, पूंजी खाता अच्छे से समझ में आया? तो आज मैंने देखा जाए, हम लोगों ने देखा जाए भुगतान संतुलन क्या है, फिर भुगतान संतुलन की विशेषता, भुगतान संतुलन कितने खातों से मिलकर बनता है, फिर चालू खाता के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, चालू खाता घाटा को समझ लिया, कैसे चालू खाता घाटा का वित्तीयन किया जाता है, यानी फाइनेंसिंग कैसे किया जाता है, इसको हमने समझा। सवाल ये उठता है, अभी भी कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर रूस यूक्रेन युद्ध से भी तो हो सकता है हमारे देश में बीओपी संकट। नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूंजी खाता में पर्याप्त अधिशेष है। पूंजी खाता हमारा बहुत पैसा है, वो हमारा चालू खाता घाटा को बैलेंस कर लेगा, इसीलिए हम उतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे अभी, ठीक है ना? हमारे पास उस समय पूंजी खाता में पैसा नहीं था ज़्यादा, फॉरेक्स में नहीं था। आज हमारा देखो फॉरेक्स ही देखो $700 अरब के पार चला गया। $700 अरब, जो उस समय $1 बिलियन ही था, $1 अरब था केवल, ठीक है ना? तो इसीलिए इस सब पॉइंट्स को आपको दिमाग में बैठाना होगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग, यहाँ तो हो गया ये लेक्चर, यहाँ तक इतना। इसके बाद हम लोग पूंजी खाता को पढ़ेंगे, कैपिटल अकाउंट को, अपने नेक्स्ट और आखिरी लेक्चर में, कि पूंजी खाता क्या है, पूंजी खाता में कौन कौन से मद शामिल होते हैं, ठीक है ना? और फिर उसमें विदेशी निवेश क्या होता है, एफडीआई एफपीआई के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, विदेशी ऋण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को समझेंगे, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें जो मैंने यहाँ भुगतान संतुलन में आपको पढ़ाया है, इसको आप अच्छे से करेंगे, मुझे उम्मीद है। और ये करके आप फिर इसके बाद लास्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें आप
कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट को मैं समझाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी है। वेरी गुड। तो इतने अच्छे से इसको नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। अच्छा, कुछ आयात निर्यात में अगर मैं बता दूं यहाँ पर, ये बात याद रखना कि आयात और निर्यात पर जो शुल्क लगता है, खासकर आयात पर जो शुल्क लगता है उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैरिफ कहते हैं। और याद रखना, ये टैरिफ जो होता है व्यापार बाधा होता है। WTO के अनुसार क्या है? व्यापार बाधा। और हर देश को अपने व्यापार बाधा को टैरिफ बैरियर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो याद रखना, व्यापार बाधा जो टैरिफ बैरियर है, टैरिफ ये दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। बैरियर जिसको व्यापार बाधा बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, व्यापार बाधा, ट्रेड बैरियर, व्यापार बाधा, ट्रेड बैरियर। अभी क्योंकि चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। अमेरिका द्वारा लगाया गया, बढ़ाया गया टैरिफ तो मन में आता होगा। एक होता है प्रशुल्क बाधा और एक होता है गैर प्रशुल्क बाधा। प्रशुल्क बाधा क्या होता है? जहां आयात शुल्क को बढ़ाया जाता है, आयात शुल्क को बढ़ाया जाता है, इसको प्रशुल्क बाधा कहते हैं। जैसे मान लो दो देश है, ए और बी। मान लो ए देश बी को एक पेन निर्यात कर रहा है $1 का, $1 का पेन निर्यात कर रहा है, डन। अब बी देश क्या कर रहा है? ए पर 20% प्रशुल्क लगा दे रहा है। एक तरह का ये टैक्स होता है, इसको टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना, प्रशुल्क लगा दे रहा है। अब बताओ ये पेन कितना का हो गया? बी देश के लिए $1.2 का, $1.2 का हो गया। इसका मतलब है कि अब ये पेन, ए का जो पेन है, ये बी देश में सस्ता बिकेगा कि महंगा बिकेगा? महंगा। और क्यों महंगा बिकेगा? क्योंकि प्रशुल्क बाधा है, जो कि अमेरिका द्वारा लगाया जा रहा है भारत के वस्तुओं पर बार बार, ताकि भारत की वस्तुएं अमेरिका में महंगी बिके और वो बिके ही नहीं, एकदम डंप हो जाए वो। इसको बोलते हैं प्रशुल्क बाधा, डन। और एक गैर प्रशुल्क बाधा होता है, जनरली विकसित देश भी इसको यूज करते हैं, भारत भी करता है, जहां कोटा लगा दिया जाता है। कोटा का मतलब, भारत ने कहा कि भाई मान लो अमेरिका से आ रहा है कोई सामान, ठीक है, पेन आ रहा है, तो भारत ने कहा कि भाई 10 पेन से ज्यादा हम आयात नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम 10 पेन आयात करेंगे बस। तो भारत ने क्या लगा दिया? कोटा लगा दिया, ठीक है। या यहां पर मानक होगा कि मानक, कि हम भैया पेन को देखेंगे कि हमारे गुणवत्ता मानक में है कि नहीं। तो जहां मानक हो, कोटा हो, अगर इसके द्वारा आयात को रोका जाएगा, आयात को कोई देश रोकता है, तो उसको गैर प्रशुल्क बाधा बोलते हैं, क्योंकि यहां कोई टैक्स नहीं होता है, बल्कि मानक और कोटा के आधार पर वस्तु को रोक दिया जाता है। अब जरा बात को समझना, अभी हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका द्वारा भारत पर बहुत सारा शुल्क लगाया गया, तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कुछ शुल्क लगाए हैं। चीन द्वारा भी अमेरिका पर बहुत सारा शुल्क लगाया गया। जैसे अमेरिका ने चीन पर शुल्क लगाया, बात को समझना, अमेरिका ने चीन की वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया, टैरिफ को बढ़ाया, ठीक है, यानी अपना चीन का निर्यात महंगा हो गया। अब चीन ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया? अमेरिका के आने वाली वस्तु पर अपना टैरिफ लगा दिया। तो ये जो प्रशुल्क दर को बढ़ाने का और जवाबी कार्रवाई द्वारा उसको बढ़ाया जा रहा है, जैसे अमेरिका बढ़ाया तो चीन ने बढ़ा दिया, अमेरिका बढ़ाया तो भारत ने बढ़ा दिया, भारत ने बढ़ाया तो फिर से अमेरिका ने बढ़ा दिया। इसको कहा जाता है व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर, जो अभी देखा जा रहा है, व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर। यहां कोई हथियार नहीं है, यहां प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधा जो है, यही हथियार बन जाता है, यही यहां पर क्या बन जाता है? हथियार बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझना, ये किसी भी देश, WTO इसको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको समझना और चलो आज की क्लास को अच्छे से करना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और लास्ट और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बुरा तो लग ही रहा है क्योंकि अब एक लास्ट क्लास रह गया फिर आप लोग के साथ, तो फिर ये वाला संभव बैच में तो अब साथ नहीं रहेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये पढ़ाए हुए लेक्चर आपके हमेशा काम आएंगे। इकोनॉमी में पीटी हो या मेंस हो, आप इन टॉपिक को इतना तो कम से कम पहले तैयार करो ना। कई लोग बोलते हैं कि सर 50-50, 100-100 लेक्चर आप कैसे 15 लेक्चर में पढ़ा दे रहे हैं।
आप वही बात है, डोंट लुक द नंबर्स, डोंट लुक द नंबर्स, ऑलवेज लुक द कंटेंट, क्वालिटी, क्वालिटी के साथ जाओ, नंबर्स के साथ मत जाओ। डोंट लुक फॉर क्वांटिटी, ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी। है ना, कहा जाता है कई किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को 100 बार पढ़ना है। क्वालिटी, यूपीएससी ऑलवेज डिमांड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है ना। तो क्वालिटी, क्वालिटी अगर आपको 15 लेक्चर में मिल जा रहा है जिससे आपका काम हो जा रहा है तो क्यों दिक्कत है। फिर करंट अफेयर तो मेरी क्लास है ही है ना, करना इतना मस्त है, ठीक है। चलो, आप लोगों से मिलकर बातें करके, पता नहीं बातें कैसे होती है हमारी, लेकिन हो जाती है ना भी कहते हुए, कभी कभी कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कह देते हैं। अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।